एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली नाउ? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल इशू। आई होप अभी ऑडियो वीडियो क्लियर होगा आप सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। ओके, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे ट्रैवर्स सर्वेइंग के अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की। तो क्या आपको याद है कि अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ट्रैवर्स सर्वे में, वाट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ, उन सभी डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है? अगर याद है तो चैट बॉक्स में बताइए। अगर याद है तो चैट बॉक्स में बताइए सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपने बोला था कि सर फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स, फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स, for a closed traverse, algebraic summation of all the latitude should be equal to 0 and algebraic summation of all the departure should be equal to 0। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, अगर वो सवाल क्लोज ट्रैवर्स का है, ध्यान तो सुनना, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, कैसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर वो प्रॉब्लम क्लोज ट्रैवर्स की है तो यकीन मानो मेरी इस बात का, कंसेप्ट जो लगेगा सिर्फ और सिर्फ इतना ही लगेगा। किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के प्रॉब्लम को, किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ एक कंसेप्ट उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, दैट वी नो दैट फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स algebraic summation of all the latitude should be equal to 0 and algebraic summation of all the departure should be equal to 0, that's it। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू द ट्रैवर्स सर्वे। और मैं चाहता हूँ कि इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए उन सभी सवाल को आप खुद से सॉल्व करें। आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा ट्रैवर्स सर्वे के PYQ। यस, और फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छा सवाल अगर आपका सर्वेइंग से बनता है, बढ़िया सवाल अगर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो ये उनमें से एक टॉपिक है, दैट इज द ट्रैवर्स सर्वे। और गेट 2023 में भी इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम आया, और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आया, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिला, और कंसेप्ट जो उसमें अप्लाई होना था वो सिर्फ इतना था कि अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0 फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स, फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स। मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। थोड़ा सा एक दो दिन आपका इशू रहेगा, ये देयर में भी सम डिले, 1 और 2 डेज, उसके बाद सारी चीजें रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात को ध्यान रखना है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा अगर वो क्लोज ट्रैवर्स का है, तो उसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट होगा अपना, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0। इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, इसके बारे में बातचीत करेंगे अभी, अभी आएगा। इंटरनल एंगल, एंगल एक्सटर्नल एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजिंग एरर की। कल कुछ इसके बारे में बेसिक बताया था क्या? कल की क्लास में कल हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था क्या क्लोजिंग एरर या फिर एरर ऑफ क्लोजर से रिलेटेड? अभी कोई डिस्कशन हुआ है? अभी कोई डिस्कशन ऐसा हुआ है क्लोजिंग एरर या फिर एरर ऑफ क्लोजर से रिलेटेड? आई थिंक अभी कुछ डिस्कस नहीं किया है ना। चलो, तो लेट्स टेक द एग्जांपल। सो आज की क्लास का जो मेन एजेंडा है, आज की क्लास में जो मेन डिस्कशन होने वाला है, दैट विल बी रिलेटेड टू द क्लोजिंग एरर, और इसी को आप बोलते हैं हाउ, सर हाउ टू प्रूव इट। क्या प्रूव करना है अमित? क्या प्रूव करना है अमित बेटा? क्या प्रूव करना चाह रहे हो, क्या पूछ रहे हो?
ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं किया था, आज स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, और आज ही कंप्लीट करेंगे डिस्कशन रिलेटेड टू द क्लोजिंग एरर। अमित पूछ रहे हैं कि सर हाउ टू प्रूव इट। मैं पूछ रहा हूँ बेटा क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, एक बार बता दो। अमित आर यू देयर इन द क्लास बेटा? अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। समेशन ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड इक्वल टू 0, ये कैसे प्रूव करेंगे? किसी भी क्लोज ट्राइवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 होता है, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज इक्वल टू 0 होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे? अरे अमित कल की क्लास अटेंड करी थी, कल यही प्रूफ करते रह गए हम लोग। कल की क्लास में जो प्रीवियस क्लास आपकी हुई है उसमें हम लोग यही प्रूफ कर रहे थे केवल कि हाउ द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल बी इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज ट्राइवर्स। तो प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में प्रूफ किया था। क्यों भाई, प्रूफ किया था कि नहीं? आंसर करेंगे दो जो है फॉलोड द प्रीवियस क्लास। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास अटेंड कर रखी है वो बताएंगे क्या हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, देखा था प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल कि हाउ द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड एंड द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज 0 फॉर एनी क्लोज ट्राइवर्स। यस और नो? यस सर, वीडियो में अच्छे से है। आई हैव डायरेक्टली मेंशन द फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यार इसमें क्या लगता है तो मुझे आज तक खुद नहीं पता है। फॉर्मूला क्या लगता है तो मुझे खुद नहीं पता है। तो कहाँ से मेंशन कर दूंगा? फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? चलो अमित का डाउट ले लेते हैं भाई, अमित कुछ पूछना चाह रहा है। अमित एक ये डब्बा है, अमित एक ये डब्बा है, देखो अमित एक ये डब्बा है, इसकी कुछ डायमेंशंस मैं दिख रहा हूं। मान लो ये +L1 है, ये +L2 है, ये -L3 है और -L4 है। ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूड की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसको मत इंट्रोड्यूस करो, अदरवाइज अननेसेसरी देयर विल बी द कंफ्यूजन। जो चीज़ जहां पर डिस्कस करनी है वो आ जाएगी। यहां पर लॉन्गिट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज विथ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ठीक है, तो जो जहां पर कंसेप्ट जैसा है, जैसा रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। कल भी मैंने मेंशन किया था कि अभी हमें लॉन्गिट्यूड की कोई डिस्कशन नहीं करना है, अपना जो डिस्कशन चल रहा है वो लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में चल रहा है। अभी हमने ये समझा है कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या होता है, अब हम लोग इसका यूज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई जब मेरे पास किसी भी लाइन की बियरिंग थी, जब मेरे पास किसी भी लाइन की लेंथ थी, तो मैंने फिर ये लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्यों कैलकुलेट करे, इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है, अब हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो अमित का पहले मैं डाउट ले लेता हूँ कि अमित बोल रहे हैं कि सर फॉर्मूला लिख दिया था। बेटा फॉर्मूला नहीं लिखा था, वो तुमने उसको कंसीडर कर लिया एज ए फॉर्मूला, मैंने कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं किया। मान लो ये +D1 है, ये +D2 है, ये -D3 है और ये -D4 है। ठीक है, तो अमित मेरे लाल बताओ क्या मैं लिख सकता हूं L1 और L2 का जो समेसन है वो L3 और L4 के समेसन के बराबर है? क्योंकि भैया ये डिस्टेंस तो बराबर ही होंगी ना, ये टोटल ग्रीन वाली डिस्टेंस और ये टोटल पिंक वाली डिस्टेंस तो सेम ही होंगी ना, बोलो। L1 और L2 का जो समेसन है, ये डिस्टेंस जो है वो L3 और L4 डिस्टेंस के बराबर है। अमित, तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा तरीके से लिख दूं
तो क्या मैं लिख सकता हूँ +L1 +L2 -L3 -L4 विल बी इक्वल टू 0। तो कल अगर आपको याद होगा हम लोगों ने एक ट्रैवर्स लिया था और उस ट्रैवर्स के लिए हम लोगों ने सभी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को डिफाइन किया था। तो डिस्टेंस को देखकर मुझे पता चल रहा था कि पॉजिटिव डिस्टेंस और नेगेटिव डिस्टेंस सेम होंगी, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने लिख दिया था कि अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड विल बी इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल बी इक्वल टू 0 फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स। फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स। अभी क्लियर है? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। ओपन ट्रैवर्स में कंडीशन होती है, हाँ बिल्कुल होती है। ओपन ट्रैवर्स में कंडीशन होती बिल्कुल होती है। अगर ये ट्रैवर्स आपको एक ओपन ट्रैवर्स दिख रहा है, अगर ये ट्रैवर्स एक ओपन ट्रैवर्स है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा? अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड विल नॉट इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। ओपन ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड विल नॉट इक्वल टू 0 और फॉर ओपन ट्रैवर्स, फॉर एनी ओपन ट्रैवर्स, किसी भी ओपन ट्रैवर्स के लिए अगर आप कंडीशन डिफाइन करना चाहें तो मैं लिख सकता हूं उसके लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड 0 नहीं होगा, समेशन 0 के बराबर, और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल नॉट आल्सो इक्वल टू 0। दीज आर द कंडीशन। और जब अगर 0 नहीं होगा तो कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा। अगर सभी लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेशन 0 नहीं है तो कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा। तो उसी मैग्नीट्यूड को बेटा हम लोगों ने बोला था एरर इन द लैटिट्यूड और एरर इन द डिपार्चर। उसी मैग्नीट्यूड को जो एरर आ रही थी उसको हम लोगों ने मेंशन किया था एरर इन द लैटिट्यूड एंड एरर इन द डिपार्चर। अभी क्लियर है? चलिए तो अभी अभी और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये ग्राउंड है, अभी हम कहाँ पर हैं? ग्राउंड में हैं। तो चलो कल मैंने एक ट्रैवर्स लिया था जिसमें 4 लाइन थी। आज मैंने आपके लिए एक ट्रैवर्स ले लिया जिसमें 5 लाइन है। ठीक है, तो मान लो कोई एक ट्रैवर्स है ABCDE। ये ट्रैवर्स कहाँ पर है? ध्यान से समझना बेटा एक एक बात को। ये ट्रैवर्स कहाँ पे है? ये ट्रैवर्स कहाँ पर है? ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहा है? ये ट्रैवर्स ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो? आपको ट्रैवर्स सर्वे करना था तो आपने फील्ड में जाके कुछ मेजरमेंट किए, आपने लिखा लाइन क्या है, आपने लिखा उसकी लेंथ क्या है, और हर लाइन के लिए आपने 4 बियरिंग मेजर कर लिया और हर लाइन के लिए आपने बैक बियरिंग मेजर कर लिया। यही फील्ड वर्क तो करोगे। लेंथ आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द चेन और टेप, और एंगल आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पे लेंथ को मैं मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द चेन और टेप, और एंगल्स को मैं मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने बोला सर लाइन हमारे पास है AB, ये लाइन है BC, ये लाइन है CD, ये लाइन है DE और ये लाइन है EA। तो कुछ इस तरीके से फील्ड में आपने डेटा मेजर कर लिया। ये हो गई L1, ये हो गई L2, ये हो गई L3, ये हो गई L4, ये हो गई L5। आपने 4 बियरिंग मेजर कर ली, मान लो θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, और सभी लाइन की बैक बियरिंग्स को भी आपने मेजर कर लिया। लेट्स से ये एंगल हो गया α1, α2, α3, α4, α5। खत्म फील्ड वर्क, फील्ड के मेजरमेंट ओवर। फील्ड वर्क की अगर बात करें ट्रैवर्स सर्वे में तो यही तो फील्ड वर्क हम लोग करने वाले हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड डेटा।
दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड डेटा, यस और नो? दिस इज गोइंग टू बी द फील्ड डेटा। इस डेटा को लेके हम कहाँ पहुंचे? इस डेटा को लेके हम कहाँ पहुंचे? ऑफिस में पहुंचे। अब सोचा कि ये जो ग्राउंड का ट्रैवर्स था, ये जो ग्राउंड का ट्रैवर्स था, इसका यार मैप बना लेते हैं, इसका मैप प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसका मैप प्रिपेयर करने के लिए आपके पास ये पूरा डेटा अवेलेबल है। और अब आपने लिया एक बढ़िया सा पेपर, अब आपने लिया एक बढ़िया सा पेपर और मैप बनाने के लिए कोई एक सुटेबल स्केल भी सेलेक्ट कर लिया। मैप बनाने के लिए कोई एक सुटेबल स्केल भी सेलेक्ट कर लिया और उसके हिसाब से ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी उसको आपने प्लॉट करना शुरू किया। तो ये मान लो पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट स्मॉल बी हो गया, ये पॉइंट स्मॉल सी हो गया, दिस इज योर पॉइंट स्मॉल डी, एंड दिस इज योर पॉइंट स्मॉल ई, एंड दिस इज योर पॉइंट ई के बाद क्या है, अच्छा ए पे। और ये ट्रैवर्स कुछ इस तरीके का बना पाए आप। एक यहाँ पर ए डैश मिल गया आपको। जब आपने इस ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को, जब आपने इस फील्ड की डेटा को पेपर में प्लॉट करना शुरू किया तो हो गया मामला गड़बड़, तो हो गया मामला गड़बड़। क्या गड़बड़ी हुई बताएगा कोई मुझे? क्या गड़बड़ी हो गई यहां पर? क्या गड़बड़ी हो गई यहां पर, कोई बताएगा? सर गड़बड़ ये हो गया कि जिस ट्रैवर्स का मैं डेटा प्लॉट कर रहा हूं वो है एक क्लॉकवाइज क्लोज्ड ट्रैवर्स, वो है एक क्लॉकवाइज क्लोज्ड ट्रैवर्स, यस और नो? ग्राउंड में जो ट्रैवर्स था वो सर क्लोज ट्रैवर्स था, लेकिन जब मैं इसी ट्रैवर्स के डेटा को पेपर में प्लॉट कर रहा हूं तो सर ये एक क्लोज ट्रैवर्स नहीं में, यहां पर ये ट्रैवर्स क्लोज नहीं हो रहा है, यहां पर सर कुछ एरर रह जा रही है। ये एरर कुछ हो गई सर, देखिए ये जो एरर आपको येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं बेटा, इसी प्यारी सी एरर को हम बोलते हैं, इसी प्यारी सी एरर को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर। इसी प्यारी सी एरर को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एरर या फिर एरर ऑफ क्लोजर। क्या ये मैप एक्सेप्टेबल है? इस ग्राउंड की डिटेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप इस तरीके का मैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या ये मैप एक्सेप्टेबल है? बस ये बता दो मुझे। तो क्या ये मैप एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैप आप बना रहे हैं ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ओपन ट्रैवर्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ओपन ट्रैवर्स को, क्योंकि इस ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट नहीं है। इस ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम पॉइंट नहीं है। यहां पर देखिए 8 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड A डैश इज द एंड पॉइंट। तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ फिर? इतने मेजरमेंट किए थे, बनाना इस जगह का मैप था, बन कुछ और ही रहा है। बन तो कुछ और ही गया। क्लोज ट्रैवर्स का सर्वे करने निकले थे, क्लोज ट्रैवर्स का डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन फाइनली जो मैप बन रहा है वो एक ओपन ट्रैवर्स बन रहा है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना भाई, बोलो क्या लगता है तुम्हें? बेटा इस पूरे सर्वे वर्क में हम लोगों ने दो तरीके के मेजरमेंट किए थे। एक लीनियर मेजरमेंट किया था, ये तुम्हारे लीनियर मेजरमेंट और ये तुम्हारे एंगुलर मेजरमेंट है। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी क्लोजिंग एरर आती है, अगर कभी एरर ऑफ क्लोजर आता है, इसका मतलब मानो या ना मानो,
आप मानो या ना मानो, इसका मतलब है कि या तो आपसे लीनियर मेजरमेंट में कुछ गलती हो गई है, या तो आपसे एंगुलर मेजरमेंट में कुछ गलती हो गई है, या फिर हो सकता है आपसे दोनों तरीके के मेजरमेंट में कोई गलती हो गई हो। लेकिन ये जरूर मैं बोल सकता हूं कि अगर एक क्लोज ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स आपको मिल रहा है प्लॉट करने पे, तो आपके मेजरमेंट में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। आपके मेजरमेंट में किसी न किसी तरह की गलती जरूर हुई है। वो एरर आपसे हो सकता है लीनियर मेजरमेंट में हुई हो, वो एरर हो सकता है आपसे एंगुलर मेजरमेंट में हुई हो, वो एरर हो सकता है आपसे दोनों में हो गई हो। अब क्या करें? पूरा खेल हो गया खराब, पूरा खेल हो गया खराब। ये मैप तो भाई एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी को देंगे तो डांट हो पड़ेगी। हाँ, तो ये वाला मैप तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए, ग्राउंड के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। अब क्या करा जाए? बताओ भाई, कोई सजेशन दो, क्या करें? कोई रास्ता बताइए प्रभु, कोई तो रास्ता होगा। नाउ इज देयर एनी वे टू रिड्यू एलिमिनेट दिस एरर, यस और नो? कोई तो रास्ता होगा। करेक्शन अप्लाई कर दें? कुछ ज्यादा ही अच्छा समाधान नहीं बता दिया तुमने। कैसे अप्लाई कर दें बताओ? कहाँ अप्लाई कर दें? किस मेजरमेंट में गलती है ये कैसे पता चलेगा? कौन सी लेंथ हमने गलत मेजर कर ली है फील्ड में, ये कैसे पता चलेगा? कौन सी लेंथ हमने फील्ड में गलत मेजर कर ली है, ये कैसे पता चलेगा? अरे करेक्शन तो मेरे लाल तब अप्लाई करेंगे जब हमें पता हो कि हमारे किस मेजरमेंट में एरर हुई है। यहां पर टोटल हमने 1 2 3 4 5 15 मेजरमेंट किए। अब हमें क्या पता कौन से मेजरमेंट में गलती हो गई है? तो कहां पर करेक्शन अप्लाई कर दें? चलो मान लिया मैंने, तुमने बोला सर करेक्शन अप्लाई कर दो, कहां किस लेंथ में करेक्शन अप्लाई कर दें? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ कहाँ लगा रहे हो भाई विवेक साहब? फोर बियरिंग और बैक बियरिंग से चलो मैंने ये मान लिया कि आपने चेक कर लिया कि बियरिंग सही है कि नहीं है। लेंथ में गलती है तब, लेंथ में गलती है तब, तो ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई कर पाना कि किस मेजरमेंट में हमसे गलती हुई है। हाँ, लेकिन ये जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, ये जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, इसको देखकर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप फील्ड में जाइए, दोबारा से मेजरमेंट करिए। एक तरीका तो ये है कि आप फील्ड में जाइए और दोबारा से ये मेजरमेंट परफॉर्म करिए। अरे ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक छोटकू सा ट्राइवर्स ले लिया है। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक छुटकू सा ट्राइवर्स ले लिया जहां पर 5 लाइनें थी। मान लो ऐसा कोई ट्राइवर्स होता जहां पर 25 लाइनें होती, तो 25 × 3 फिर से जाके 75 मेजरमेंट करें? क्या पूरे सर्वे वर्क को रिपीट करना ये कोई समझदारी वाला काम है? क्या पूरे सर्वे वर्क को रिपीट करना ये कोई समझदारी वाला काम है? क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम पूरे के पूरे सर्वे वर्क को रिपीट करके दोबारा से डेटा कलेक्ट कर? हम कह रहे हैं तुम चले भी गए,
हम कह रहे हैं तुम चले भी गए, हम कह रहे हैं तुम चले भी गए, तुमने पूरा दोबारा डेटा फिर से कलेक्ट कर लिया, क्या गारंटी है इस बात की कि जब आप दोबारा कलेक्शन करने गए हैं, दोबारा मेजरमेंट करने गए हैं, तब किसी मेजरमेंट में एरर नहीं होगी? दोबारा जब आप पूरा मेजरमेंट करने गए हैं तब भी तो एरर हो सकती है और होगी ही होगी। तो अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तब तो सर हम कभी सही मैप ही नहीं बना पाएंगे, तब तो सर हम कभी भी प्रैक्टिकली ये मैप हम करेक्ट बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दे ऑलवेज देयर विल बी द चांसेस ऑफ द एरर इन आवर मेजरमेंट। कोई भी मेजरमेंट आप 100% एक्यूरेट तो कर ही नहीं पाओगे। हद है यार, समस्या हमारी बढ़ती चली जा रही है। हैं? तो ऐसे हालात में करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? ऐसे हालात में क्या करा जाए? अभी तो बताया था, कल भी बताया था। जीवन में जब कभी भी ट्रैवर्स सुनो, और कौन सा सुनो, क्लोज, तो सॉल्यूशन केवल एक है बेटा कि फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू जीरो एंड द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इस ग्राउंड वाले ट्रैवर्स के लिए, अगर मैं इस ग्राउंड वाले ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ लैटिट्यूड निकालूं और अलजेब्रिक समेशन ऑफ सभी का डिपार्चर निकालूं, तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू क्या आएगी? सर जाहिर सी बात है वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि ग्राउंड का जो ट्रैवर्स है वो क्लोज ट्रैवर्स है। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर मैं यहां से इन इस डेटा को मैं इस तरीके से सेट कर दूं, इस तरीके से करेक्ट कर दूं कि इसके सभी लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेशन और इसके सभी डिपार्चर का अलजेब्रिक समेशन अगर जीरो आ जाए, तो मैप वाला ट्रैवर्स भी क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा। देखते हैं। चलो तो पहले थोड़ी और बातचीत करते हैं क्लोजिंग एरर या एरर ऑफ क्लोजर के बारे में। फिर से एक बार मैं डायग्राम बनाता हूं। जब आपने ट्रैवर्स को प्लॉट किया तो हालात कुछ ऐसे देखने को मिले। तो ये स्टेशन ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई है और ये ए डैश है। तो यहां पर आपने बोला कि सर दिस इज गोइंग टू बी द एरर, दिस इज गोइंग टू बी द एरर, यस और नो? अगर मैं इस एरर के लिए बियरिंग्स को डिफाइन करूं, अगर मैं इस एरर के लिए एंगल्स को डिफाइन करूं, तो मैं इस एरर का एंगल डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जब कभी भी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की बात करेंगे तो हमेशा फोर बियरिंग लेंगे और WCB सिस्टम में लेंगे। जो भी एरर हो रही है उस एरर को भी मैं कहां से डिफाइन कर रहा हूं? होल सर्कल बियरिंग में इसकी बियरिंग को डिफाइन कर रहा हूं। फॉर दैट आई एम टेकिंग द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, चलिए अगर इस पूरे ट्रैवर्स वर्क की बात करें तो तुम्हें नहीं लगता सर ये जो लाइन है ये इस एरर का लैटिट्यूड हो जाएगा? गलत, ये इस एरर का डिपार्चर हो जाएगा और ये इस एरर का लैटिट्यूड हो जाएगा। क्या बोलते हो? थोड़ा सा डायग्राम और क्लियर बना देता हूं। अगर ये टोटल एरर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर दिस इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड ऑफ दिस एरर एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिपार्चर ऑफ दिस एरर? बोलो, ये जो है वो टोटल लैटिट्यूड की एरर है, ये जो है वो टोटल डिपार्चर की एरर है। अगर ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाती, अगर अगर इफ ई एल और ई डी जीरो हो जाते, तो क्या इस ट्रैवर्स में कोई भी क्लोजिंग एरर होती?
बोलो। तो क्या इस ट्रैवर्स में कोई भी क्लोजिंग एरर होती अगर सभी लैटिट्यूड्स की एरर जीरो हो जाती, अगर सभी डिपार्चर की एरर जीरो हो जाती, तो भैया ये भी तो जीरो हो जाता। और इस एरर का डायरेक्शन आपने कहां से डिफाइन किया है? दैट यू हैव डिफाइन, इस एरर का डायरेक्शन आपने डिफाइन किया फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दैट इज थीटा। फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज थीटा। बोलो। अब मेरी इच्छा है इसमें क्लोजिंग एरर के बारे में अगर बात करूं, इस क्लोजिंग एरर के बारे में बात करूं या एरर ऑफ क्लोजर के बारे में बात करूं, तो मैं दो चीजें इसकी जानना चाह रहा हूं। एक तो मैं जानना चाह रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वॉट विल बी। अभी आप ही ने तो बोला था कि सर इस एरर को खत्म करने के लिए करेक्शन अप्लाई करिए। तो टोटल एरर जो भी हो रही है हमारे सर्वे वर्क में, मैं उस एरर का मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा हूं। एक बार अगर मुझे एरर पता चल जाएगी तभी तो मैं करेक्शन अप्लाई कर पाऊंगा। यस और नो? एक बार अगर मुझे एरर की वैल्यू पता चल जाएगी तभी तो मैं करेक्शन अप्लाई कर पाऊंगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मेरे लाल, अगर ये टोटल एरर ई है, ये एरर इन लैटिट्यूड ईएल है, ये एरर इन डिपार्चर ईडी है, तो तुम्हें नहीं लगता है मैं लिख सकता हूं ई का स्क्वायर जो होगा वो सर बराबर होगा ईएल का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर, पाइथागोरस। तो सर फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो ई विल बी होगा वो अंडर रूट ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ई एल स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द दिस इज गोइंग टू बी द टोटल क्लोजिंग एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजिंग एरर। बोलो भाई। और सिमिलरली अगर मैं दूसरी चीज जानना चाहता हूं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो क्या मैं लिख सकता हूं टेन थीटा विल बी इक्वल टू ई डी बाई ई एल, टेन थीटा विल बी इक्वल टू ई डी बाई ई एल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई डी बाई ई एल, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ई डी बाई ई एल। कैन आई राइट लाइक दिस? तो जो भी क्लोजिंग एरर हो रही थी, जो भी एरर ऑफ क्लोजर हो रही थी, अभी मैंने सिर्फ उस एरर को डिफाइन किया है, उस एरर का मैग्नीट्यूड डिफाइन किया है और उस एरर की डायरेक्शन को डिफाइन किया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने ये जो डायरेक्शन डिफाइन की है वो WCB सिस्टम में की है, दैट मीन्स नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की है। सिंपल जियोमेट्री का यूज करके, सिंपल जियोमेट्री का यूज करके क्या क्लोजिंग एरर या एरर ऑफ क्लोजर के लिए, क्या क्लोजिंग एरर या एरर ऑफ क्लोजर के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन लाइक दिस? यस और नो? वेयर ईएल इज द error in latitude, ED is the error in departure, और E is the closing error और error of closure। एरर किधर है यही जानने के लिए तो डायरेक्शन निकाल लें। एरर किधर है, एरर की पोजीशन क्या है, यही जानने के लिए तो डायरेक्शन निकाली है। क्लोजिंग एरर का एंगल बेटा हम लोग मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस वी आर मेजरिंग द एंगल इन WCB सिस्टम, वी आर मेजरिंग द एंगल इन WCB सिस्टम। तो एरर कितनी हुई है, क्या पोजीशन है,
यही जानने के लिए तो हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला है। एक जादू देखोगे? एक जादू देखोगे? जादू बोलो, देखोगे? एक जादू देखोगे? जादू। नहीं, देखने का मन हो तो बताओ। एक जादू देखोगे? देखोगे? चलो दिखाते हैं। अब तक जितना कुछ भी हम लोगों ने सर्वेइंग में पढ़ा है, अब तक जितना कुछ भी हम लोगों ने सर्वेइंग में पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप एक ये बात जानते हैं कि सर अगर मुझे किसी भी लाइन की पोजीशन को डिफाइन करना है तो हम कर सकते हैं, या तो हम उस लाइन के लिए दो रेफरेंस पॉइंट ले लें, यस और नो, या तो हम उस लाइन को दो रेफरेंस पॉइंट के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं उसकी पोजीशन को, या तो सर हम उन उस लाइन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं और एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। यही तो तुम कर रहे हो अभी तक, यही तो तुम कर रहे हो अभी तक। अगर मैं बोलूं तुम इस लाइन की पोजीशन को डिफाइन करो, तो तुम क्या कर सकते हो? यू कैन डिफाइन द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ एल एन थीटा, विद द हेल्प ऑफ एल एन थीटा। जादू पता है क्या है? कि अब तुम लाइन की पोजीशन को बता सकते हो उसके लैटिट्यूड और डिपार्चर की हेल्प से भी। नाउ यू कैन ऑल्सो गेट द पोजीशन ऑफ द लाइन विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। देखोगे कैसे? मैं नहीं निकलवाऊंगा, आप ही बताओगे। मैंने बोला एक कोई लाइन है जिसका लैटिट्यूड जो है वो +52 मीटर है, और डिपार्चर जो है वो माइनस का कितना है? -70 मीटर है। बताओ वो लाइन कहां पर होगी? बताओ वो लाइन कहां पर होगी? क्या मैंने बोला? लैटिट्यूड किसी लाइन का है 52 मीटर, डिपार्चर है किसी लाइन का -70 मीटर। क्या इस डेटा की हेल्प से आप इस लाइन को लोकेट कर सकते हैं? क्या इस डेटा की हेल्प से आपको इस लाइन की पोजीशन का कोई आइडिया लग रहा है? बोलो भाई। अरे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा खेल है। ये हो गया पॉजिटिव डिपार्चर, ये हो गया निगेटिव डिपार्चर, ये हो गया पॉजिटिव लैटिट्यूड, और ये हो गया निगेटिव लैटिट्यूड। हो गया कि नहीं हो गया? लैटिट्यूड दे रखा गया पॉजिटिव और वो दे रखा गया 52 मीटर, मान लो यहां कहीं है। डिपार्चर दे रखा गया निगेटिव और वो दे रखा गया 70 मीटर। तो तुम्हें नहीं लगता है मेरे लाल, तुम्हें नहीं लगता है मेरे लाल, ये वैल्यू दे रखी गई है 70 और ये वैल्यू दे रखी गई है 52, तो तुम्हें नहीं लगता है मेरे लाल खेला हो गया है खत्म? और वो तुमसे बात कर रहा था इस लाइन की, वो तुमसे बात कर रहा था इस लाइन की। बोलो भाई। वो तुमसे बात कर रहा था इस लाइन की। क्या तुम्हें इसकी पोजीशन का आइडिया लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा सर, बिल्कुल लग जाएगा। क्या इस लाइन की होल सर्कल बियरिंग बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो बेटा। क्या इस लाइन की होल सर्कल बियरिंग बता सकते हो? तो मान लो इस लाइन की होल सर्कल बियरिंग है अल्फा। क्या इस अल्फा एंगल को डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तो मान लो मैंने ये एंगल मान लिया थीटा, तो क्या लिखूंगा मैं?
टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस 70 डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस इज 52। तो क्या अल्फा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। सब कुछ पता चल गया। अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा क्या है, इस लाइन की पोजीशन इन WCB सिस्टम। समझ आया लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का गेम? समझ आया लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का गेम? तो बेटा अभी जो हमने सर्वे वर्क किया था, इसमें क्या था, इसमें जाहिर सी बात है क्योंकि क्लोजिंग एरर आ रही है, तो अगर आप इस डेटा की हेल्प से, अगर आप इस लेंथ, अगर आप इस लेंथ और इस थीटा की हेल्प से, फोर बियरिंग की हेल्प से हर लाइन का लैटिट्यूड और हर लाइन का डिपार्चर लेंगे, तो आप देखेंगे कि उनका अलजेब्रिक समेशन 0 नहीं आएगा। तो ये प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं थी, ये प्लॉट करने की जरूरत भी नहीं थी। जैसे ही आपको पता चला कि आपके पास ट्रैवर्स सर्वे का डेटा है, आपके पास लाइन की लेंथ है, आपके पास लाइन की फोर बियरिंग है, आप सभी लाइन के लैटिट्यूड को निकाल लेते इस डेटा की हेल्प से, आप सभी लाइन के डिपार्चर को निकाल लेते और आप उसका अलजेब्रिक समेशन ले लेते। और अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो इसको प्लॉट किए बिना ही आपको पता चल जाता कि इस सर्वे वर्क में कहीं ना कोई एरर हुई है। मानते हो? इस सर्वे वर्क में हमसे कहीं ना कोई एरर हो गई है। कितनी एरर हो गई है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हम लोगों ने बातचीत कर ली। कितनी एरर हुई है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलो अब आते हैं, समस्याएं तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं समाधान की। अगर मैं किसी भी तरीके से, अगर मैं किसी भी तरीके से इस EL को निपटा दूं, इस ED को निपटा दूं, तो मेरी क्लोजिंग एरर खत्म हो जाएगी, ये भी मैं जानता हूं। जो डेटा बेटा आपने कलेक्ट किया है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे सारी चीजें जो अब तक पढ़ लिया उसको देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रैवर्स सर्वे, इफ द ट्रैवर्स इज नॉट इन दिस सेशन ओनली वन टॉपिक, सर क्या कहना चाह रहे हो बताओ? हम्म? मतलब इतना बेहतरीन और इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और भाई साहब के दिमाग में क्या चल रहा है देख रहे हो, लेवल देखो तुम। फिर कहेंगे सर ये कैसे हो गया, हमें पता ही नहीं चला। तो इस मनोदशा को समझने की कोशिश करो। जिस समय हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक पे इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में पहुंचना चाह रहे हैं, उस समय भाई के दिमाग में चल क्या रहा है? ये शो कर रहा है कि कितने कंसंट्रेशन के साथ, कितने डेडिकेशन के साथ आप क्लास में टॉपिक को समझ रहे हैं। मतलब मुझे लिटरली प्यास लग रही, तो मैं वेट कर रहा हूं कि ये टॉपिक पहले सही से कंप्लीट कर दे, फिर पानी पियेंगे। लेकिन भाई से रहा नहीं गया, उसको उसको क्या डाउट आ रहा है, उसको क्या क्वेरी है कि इन दिस सेशन ओनली वन टॉपिक सर। वाह, ऑसम एकदम। क्या बोलूं मैं अब, निशब्द हूं मैं अब। आया कैसे दिमाग में, जरा बताओ, किसका देख, किसका डाउट है ये कहां से दिमाग कहां चला गया? कमेंट करो जरा, एक दो लोग नाम नहीं लिख के आ रहा अभी। एक दो कमेंट और करो, लास्ट वाले कमेंट का नाम नहीं दिखता है। एक दो कमेंट और करो तो कमेंट ऊपर जाएगा तो नाम दिखेगा।
नहीं, ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी मेरी भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। हम्म। अरे कमेंट कर नहीं रहे हो कि आ नहीं रहे हैं? हाँ निशांत, 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 बताओ बेटा। कहाँ, यहाँ से कहाँ चले गए? मत किया करो बेटा ऐसा। बहुत तरीके से। हाँ, बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक वे में चीजों को आपके लिए आसान करने की कोशिश की जाती है कि बेटा आप कम से कम एफर्ट में सारी चीजों को सीख जाएं, अच्छे से समझ जाएं। हाँ? और उसके लिए क्या फ्लो होना चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, उस पर बहुत मेहनत करी जाती है, उस पर बहुत एफर्ट होते हैं, उस पर बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिनके बेसिस पे चीज़ें आपके लिए बेहतर और इजी करी जाती हैं। और यार जब वो फ्लो टूटता है ना, तो दुख होता है यार। समझ रहे हो? एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कितनी बैकग्राउंड थ्योरी है, कितने बैकग्राउंड में कंसेप्ट हैं, उन सबको रिलेट करके आपको बताया जा रहा था। डाउट क्या है इस पे? केवल एक टॉपिक। अब टॉपिक लंबा है, बड़ा है, तो हम क्या करें बताओ? हम्म? और यकीन मानिए, मेरी इस बात का पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कई बार ऐसा होता है, और मेरे साथ ही नहीं, हर टीचर्स के साथ ऐसा होता है कि अगर हम लोग के किसी डिस्कशन में हैं, कुछ बता रहे हैं आपको, कहीं बीच में है, तो कई बार लिटरली पानी पीने तक के लिए भी वेट करना पड़ता है। यकीन मानो इस बात का। गला सूख रहा, कभी कभी हो जाता है, बोलते बोलते सूख जाता है। हम्म। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उस वहां पे 2 सेकंड 4 सेकंड का पॉज लूंगा, तो आपका जो इंटरेस्ट है उस टॉपिक से वो खत्म हो सकता है, या आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सकता है। तो यार थोड़ा सा तो आप भी कंट्रोल कर सकते हो ना। हम्म? थोड़ा सा तो आप भी कंट्रोल कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, तुम जनरल डाउट पूछो, जनरल क्वेरी पूछो, लेकिन एक टाइमिंग का थोड़ा सा तो ध्यान रखो। चली जाती नजर, अब क्या करें बताओ? हम्म? कमेंट पे नजर चली जाती, कई बार कोशिश करते हैं, कर ले जाते कि चलो नहीं रिस्पॉन्ड करना है, कई बार यार। हाँ, हो जाता है। तो प्लीज सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, तुम्हें जितनी जनरल बातें करनी है, जितनी जनरल क्वेरी करनी है, टॉपिक खत्म हो जाए, आराम से बत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो जब मैं पूछता ना, कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है टॉपिक खत्म होने के बाद, तो पूछा करो और सर क्या हाल चाल है। फिर करेंगे, बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिस्कशन के बीच में नहीं यार, प्लीज। क्या बता रहा था? क्या डिस्कस कर रहे थे? क्लोजिंग एरर? क्या क्या बता दिया था, चलो कोई नहीं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रैवर्स सर्वे, इन इफ द ट्रैवर्स इज नॉट गेटिंग क्लोज्ड at the time of plotting, then closing error will be there. Closing error will be there. In this case, starting point and the end point of the traverse will be appeared at two different position. Will be appeared at two different location for a closed traverse. तो इस केस में एल्जेब्रिक समेशन ऑफ लेटीट्यूड जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। वहां पर कुछ एरर है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ईएल से। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ जो डिपार्चर होगा
वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ईडी से। तो EL इज द टोटल एरर इन द लैटिट्यूड, ED इज द टोटल एरर इन द डिपार्चर, एंड E इज द एरर ऑफ क्लोजर और क्लोजिंग एरर। E इज द एरर ऑफ क्लोजर और क्लोजिंग एरर। क्लियर है? ये सारी बातें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ये डिस्कशन भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं मुद्दे पे कि सर अगर कभी ऐसी कोई क्लोजिंग एरर हो गई है तो इस क्लोजिंग एरर को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं बिना अपने सर्वे वर्क को रिपीट किए हुए। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पर 4 मेथड्स मैंने मेंशन किए हैं। एक इसको रिमूव करने का मेथड है बॉडिच मेथड, दूसरा है ट्रांजिट मेथड, तीसरा है एक्सिस मेथड, और कुछ हमारे पास हैं ग्राफिकल मेथड। हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी मेथड डिस्कस करने हैं, तो 2 मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक होगा बॉडिच मेथड और एक होगा ट्रांजिट मेथड। तो वी विल डिस्कस अबाउट द 2 मेथड्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द क्लोजिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर इन द ट्रैवर्स सर्वे। ठीक है भाई, इन द ट्रैवर्स सर्वे। तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे बॉडिच मेथड, इसके बारे में जानकारी करेंगे कि इन्होंने क्या एक तरीका बताया, किस तरीके से आप इस क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांजिट मेथड। और अगर आपको लगेगा कि सर एक इसका न्यूमेरिकल भी लगाना चाहिए तो न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने में आपका एफर्ट लगेगा। आपका एफर्ट कैसे लगेगा, मतलब आपको कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तो देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। ठीक है, बोलो भाई। तो पढ़ लिया जाए, तरीका समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, बोलो। तो 2 मेथड के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, बॉडिच मेथड और ट्रांजिट मेथड। तो वी विल टॉक अबाउट द बॉडिच मेथड एंड ट्रांजिट मेथड। देखो देखो, हर मेथड के कुछ एजम्पशंस होते हैं, हर मेथड की कुछ अप्लीकेबिलिटी होती है। हर जगह हर मेथड अप्लाई कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। किन कंडीशंस में कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको बताया जाता है। तो बॉडिज मेथड के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट एंड लीनियर मेजरमेंट्स बोथ आर टेकन विद द इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन। पूरे ट्रैवर्स सर्वे में आपने 2 ही तरीके के मेजरमेंट किए थे। पूरे ट्रैवर्स सर्वे में आपने 2 ही तरीके के मेजरमेंट किए थे, एक आपका लीनियर मेजरमेंट था और एक आपका एंगुलर मेजरमेंट था। जब आपका लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट सेम प्रिसीजन से किया गया है, तब आप उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं बॉडिच मेथड क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए। सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि ये सेम प्रिसीजन का मतलब क्या है। सेम प्रिसीजन का मतलब क्या है? यस और नो, यस और नो। सेम प्रिसीजन का मतलब क्या है? तो प्रिसीजन को आप डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन द मेजरमेंट। कितना परफेक्टली आप किसी मेजरमेंट को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उससे आप डिफाइन करते हैं प्रिसीजन को। एक टर्म और होता है जिसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी, किसी भी मेजरमेंट में कितना डिग्री ऑफ परफेक्शन आप अचीव कर पाए, कितना एक्यूरेटली आप अपने मेजरमेंट को, कितना प्रिसाइजली आप अपने मेजरमेंट को परफॉर्म कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेटली, कितना करेक्टली, कितना डेडिकेटली आप वो मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। सर ये भावनात्मक रूप से तो मैं समझ गया, थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि प्रिसीजन का मतलब क्या है। 2 मेजरमेंट है, मान लो एक है तुम्हारा लीनियर मेजरमेंट और एक है एंगुलर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट तुम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करोगे, यस और नो। तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम 2 इंस्ट्रूमेंट जानते हैं। तो मान लो मैंने लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज कर लिया चैन, कोई दिक्कत? मान लो मैंने लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज कर लिया चैन, और एंगुलर मेजरमेंट के लिए हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है कंपास।
चलो कुछ और एडवांस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, कुछ और सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। मान लो तुमने इसके लिए यूज कर लिया टोटल स्टेशन। मतलब जो सर्वे वर्क आप कर रहे थे, जो सर्वे वर्क आप कर रहे हैं, उसमें लीनियर मेजरमेंट आप कर रहे हैं चेन की हेल्प से, और एंगुलर मेजरमेंट जो आप कर रहे हैं वो टोटल स्टेशन। ये ज्यादा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। अभी मैंने ये टर्म समझाने के लिए यहां पर लिख दिया है, तो अब ये मत पूछना टोटल स्टेशन क्या होता है। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि टोटल स्टेशन एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं और एंगल भी मेजर कर सकते हैं। पिछली क्लास में बताया होगा। यस और नो? तो मैं नहीं लगता यार, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं देखकर बता सकता हूं कि दोनों ही मेजरमेंट का प्रिसीजन जो है वो अलग अलग है। यहां पर इस सर्वे वर्क में कौन सा मेजरमेंट का प्रिसीजन ज्यादा है, क्या बता सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे? कौन सा मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा, क्या आप ये बता सकते हैं? किसमें आप ज्यादा डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज कर रहे हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यार अगर इंस्ट्रूमेंट एडवांस है, इंस्ट्रूमेंट इंप्रूव्ड है, इंस्ट्रूमेंट मॉडर्न है, तो जाहिर सी बात है उसमें प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सर एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट इन दिस केस। एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू द लीनियर मेजरमेंट इन दिस एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं। यस और नो? बोलो बेटा। लेकिन बॉडीज मेथड कहां पर एप्लीकेबल है? बॉडीज मेथड हम कहां पर लगाएंगे? वो हम अप्लाई करते हैं जहां पर लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट सेम प्रिसीजन से लिए गए हों। तो ये कहानी है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखना। हेयर मैं लिख सकता हूं एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट इन दिस एग्जाम्पल। मेथड कहां पर एप्लीकेबल होगा? जहां पर लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट का प्रिसीजन क्या होगा? सेम होगा। कैसे सेम हो सकता है? मान लो दोनों ही जगह लीनियर मेजरमेंट के लिए और एंगुलर मेजरमेंट के लिए मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेता, वो होता टोटल स्टेशन। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब इस केस में अगर लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों ही हमने टोटल स्टेशन की हेल्प से परफॉर्म किए हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे दोनों मेजरमेंट्स का प्रिसीजन क्या होगा? सेम होगा। यस और नो? चलो अब इन्होंने क्या तरीका बताया जरा समझो, समझना ध्यान से। कुछ टर्म हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब लिखा हुआ है लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं समझो ये दो बातें बस आप और समझ लीजिए। यहां पर इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए हैं, इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए हैं बॉडी साहब ने। वो एजम्पशंस क्या हैं? कि एरर इन द लीनियर मेजरमेंट, जो भी हमने सर्वे वर्क किया है उसमें जो लीनियर मेजरमेंट में एरर होगी वो प्रोपोर्शनल होगी रूट एल। एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रूट एल के। तो ये एजम्पशंस डायरेक्टली कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। एज पर द बॉडीज मेथड, एरर इन द लीनियर मेजरमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रूट एल। एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। और कुछ टर्म है जरा वो समझो, फिर आपको पता चलेगा कैसे हम इस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉडीज मेथड। तो लेट्स सी। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई एक ट्रैवर्स था, और इस ट्रैवर्स में मान लो ये लेंथ थी L1, ये L2, ये L3, ये L4। समझना। तो क्या मैं लिख सकता हूं कुछ टर्म आपके सामने? लेट L1, L2, L3, Ln दीज आर द लेंथ ऑफ द लाइन। ये इस ट्रैवर्स की सभी लाइन की लेंथ हैं, जिनके लिए मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं स्मॉल एल, स्मॉल L1, स्मॉल L2, स्मॉल L3 एंड सो ऑन। बोलो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो
तो क्या मैं लिख सकता हूं समेशन एल विल बी इक्वल टू, इट विल बी नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। इस ट्रैवर्स का पेरीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln के बराबर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, बोलो बेटा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना। क्लियर है? अच्छा, कुछ मेजरमेंट्स इन, आपने हर लाइन की बियरिंग मेजर करी थी, लेंथ मेजर करी थी, उसके बेसिस पे क्या हम हर लाइन के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन एल एंड थीटा वी कैन कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। यस और नो? तो मान लो जो डेटा आपने कलेक्ट किया था उसमें जो कैपिटल L1 है, इट इज द लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1 है, और कैपिटल D1 जो है दैट इज द डिपार्चर ऑफ, दैट इज द डिपार्चर ऑफ लाइन 1 है। सिमिलरली कैपिटल L2 हो जाएगा दूसरे लाइन का लैटिट्यूड, कैपिटल D2 हो जाएगा दूसरे लाइन का डिपार्चर, कैपिटल L3 हो जाएगा थर्ड लाइन का लैटिट्यूड, और कैपिटल D3 हो जाएगा थर्ड लाइन का डिपार्चर। मुद्दे की बात क्या है, ये दोनों ही लैटिट्यूड क्या हैं? इनकरेक्ट हैं, क्योंकि अगर सभी लैटिट्यूड और डिपार्चर करेक्ट होते तो फिर क्लोजिंग एरर आती ही नहीं। अगर सभी लैटिट्यूड सही होते, अगर सभी डिपार्चर सही होते, तो फिर हमारे सर्वे वर्क में क्लोजिंग एरर आती ही नहीं, और जब क्लोजिंग एरर ही नहीं होती तो बॉडी साहब क्या करते हैं यहां पे? तो फिर बॉडी साहब यहां पर क्या करते? सवाल ये है। तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई क्लोजिंग एरर है जिसके लिए हम लोग बॉडीज मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। मान लो L1 डैश जो है, L1 डैश क्या है? इट इज द करेक्ट लैटिट्यूड, इट इज द करेक्ट लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1, और D1 डैश क्या है? इट इज द करेक्ट डिपार्चर, इट इज द करेक्ट डिपार्चर ऑफ लाइन 1, जो हम निकालना चाह रहे हैं। अगर हम सभी लैटिट्यूड को करेक्ट कर दें, अगर हम सभी डिपार्चर को करेक्ट कर दें, अगर हम सभी लैटिट्यूड को करेक्ट कर दें, अगर हम सभी डिपार्चर को करेक्ट कर दें, तो जाहिर सी बात है उनका अलजेब्रिक समेशन अगर 0 आ जाएगा तो क्लोजिंग एरर खत्म हो जाएगी। तो क्लोजिंग एरर खत्म हो जाएगी, यस और नो? तो EL तुम जानते हो, इट इज द टोटल एरर, इट इज द टोटल एरर इन लैटिट्यूड। इस ट्रैवर्स वर्क में जो टोटल एरर है लैटिट्यूड में, उसको आपने रिप्रेजेंट किया है EL से, और ED है टोटल एरर, ED है टोटल एरर इन डिपार्चर। यस और नो? टोटल एरर इन डिपार्चर। तो अगर आप करेक्ट लैटिट्यूड किसी भी लाइन का निकालना चाह रहे हैं तो इनकरेक्ट लैटिट्यूड प्लस माइनस करेक्शन लगा दें, यही तो कंसेप्ट होगा। अगर आप करेक्ट डिपार्चर निकालना चाह रहे हैं तो इनकरेक्ट डिपार्चर प्लस माइनस करेक्शन, यही तो कंसेप्ट होगा, यस और नो? मुद्दा यह है कि हम अपने लैटिट्यूड और डिपार्चर के लिए करेक्शन निकालें कैसे। हम अपने लैटिट्यूड और डिपार्चर के लिए करेक्शंस निकालें कैसे, यही जानने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं बॉडिच मेथड के बारे में। तो अब मैं लिखता हूं जो मुझे लिखना था, काफी देर से मेरा मन कर रहा था। एज पर बॉडिच मेथड और एज पर द बॉडिच रूल, जरा ध्यान से देखना, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1, तो इसको मैं लिख दूं CL1 विल बी इक्वल टू, करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1 विल बी इक्वल टू माइनस L1 अपॉन समेशन L इंटू एरर इन लैटिट्यूड। सिमिलरली अगर मैं लिखूं करेक्शन, करेक्शन फॉर डिपार्चर, डिपार्चर ऑफ लाइन 1,
तो क्या हो जाएगा, सी डी वन विल बी इक्वल टू माइनस L1 अपॉन समेशन L इंटू एरर इन डिपार्चर। बॉडी साहब ने बोला इस तरीके से आप करेक्शन निकाल सकते हैं लैटिट्यूड के लिए और डिपार्चर के लिए। तो मेरे लाल मुझे बता दो, अगर ऐसा है तो यहां पर करेक्टेड लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, करेक्टेड लैटिट्यूड हो जाएगा L1 प्लस माइनस जो भी आएगा अल्टीमेटली देख लेंगे CL1, और यहां पर करेक्टेड डिपार्चर क्या हो जाएगा, करेक्टेड डिपार्चर विल बी इक्वल टू D1 प्लस माइनस CD1। बोलो। और अगर आपने सभी लैटिट्यूड को करेक्ट कर दिया, अगर आपने सभी डिपार्चर को करेक्ट कर दिया, तो मेरे लाल तुम चेक कर सकते हो कि अब क्लोजिंग एरर है या नहीं। सभी करेक्टेड लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेशन ले लेना, सभी करेक्टेड डिपार्चर का अलजेब्रिक समेशन ले लेना, और तुम्हें पता चल जाएगा अगर वो अलजेब्रिक समेशन 0 आ रहा है तो अब इस डेटा में कोई भी क्लोजिंग एरर नहीं है। तो अब आप लाइन अब जब प्लॉटिंग करेंगे ना तो लेंथ और थीटा से नहीं करेंगे। अब हम अपने ट्रैवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम अपने ट्रैवर्स को कैसे प्लॉट करेंगे, अब हम अपने ट्रैवर्स को प्लॉट करेंगे करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर की हेल्प से। खेल समझ रहे हो? नाउ वी विल प्लॉट दिस डिटेल ऑन द पेपर with the help of the corrected latitude and with the help of the corrected departure। और सब सभी लैटिट्यूड सही हैं, सभी डिपार्चर सही हैं, तो काहे की क्लोजिंग एरर, तो काहे की क्लोजिंग एरर मेरे भाई, तो काहे की क्लोजिंग एरर। तो जो भी टोटल एरर थी, जो भी टोटल एरर थी आपके ट्रैवर्स वर्क में, बॉडी साहब ने क्या किया, उस एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर लाइन में उसके लेंथ के प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर। किसी लाइन की लेंथ ज्यादा है वो एरर ज्यादा ले जाएगा, किसी लाइन की लेंथ कम है वो कम एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर द लेंथ ऑफ द लाइन। टोटल ट्रैवर्स में किसी पर्टिकुलर लाइन की लेंथ क्या है उसके प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे आपने टोटल एरर इन लैटिट्यूड को और टोटल एरर इन डिपार्चर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बेसिक गेम है, ये बेसिक गेम है। समझ में आया बेसिक गेम? बोलो भाई, समझ में आया बेसिक गेम, यस और नो? बोलो। तो क्या दूसरी लाइन के लिए, तीसरी लाइन के लिए, चौथी लाइन के लिए, किसी भी लाइन के लिए करेक्शन फॉर लैटिट्यूड, करेक्शन फॉर डिपार्चर निकाल लेंगे अब आप? करेक्शन फॉर लैटिट्यूड एंड करेक्शन फॉर डिपार्चर निकाल लेंगे आप, यस और नो? तो बेटा सिर्फ इतनी सी बात है जो बॉडी साहब ने आपको बताई। अब मुझे एक बार कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में कि बॉडी साहब ने क्या क्या बताया, क्या ये बात सभी को क्लियर है? हाउ वी कैन रिमूव द क्लोजिंग एरर, हाउ वी कैन रिमूव द एरर ऑफ क्लोजर in the closed traverse with the help of the Bodish method is clear to everyone। Explain again please sir, which point? कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना बेटा, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना, कहां पर दिक्कत आ रही बताओ, या जहां से क्लास स्टार्ट करी वहां से एक्सप्लेन करा जाए फिर से? समरी ही तो लिखी मेरे भाई, समरी ही तो लिखी है। ये टर्म मैंने बताया आपको, ये टर्म है, ये टर्म है। स्मॉल एल इज द लेंथ, पेरीमीटर निकाल दिया, समेशन एल लिख दिया। ये इनकरेक्ट लैटिट्यूड है, ये करेक्ट लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हैं, इनके लिए फाइंड आउट कर लिया करेक्शन, और जो इनकरेक्ट लैटिट्यूड और डिपार्चर थे उसमें इन करेक्शंस को अप्लाई कर दिया, तो करेक्ट लैटिट्यूड और करेक्ट डिपार्चर मिल गए।
करेक्शन क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। करेक्शन क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कम है, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है। ट्रू वैल्यू कम है, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, इसलिए करेक्शन तो निगेटिव ही आएगा ना। इसलिए करेक्शन तो निगेटिव ही आएगा, नहीं तो क्लोजिंग एरर ही नहीं होती। ठीक है भाई। तो इन दिस वे you have calculated the correction for the latitude 1, you have calculated the correction for the departure 1. Now you can apply this correction to get the correct latitude and correct departure. और अगर सभी लैटिट्यूड सही हो जाएंगे, सभी डिपार्चर सही हो जाएंगे, तो उनका अलजेब्रिक समेशन भी 0 आ जाएगा। चलो एक सवाल करा दूंगा, चिंता मत करो। इन दोनों मेथड्स के बारे में पहले समझ लो, फिर एक सवाल करा दूंगा, ठीक रहेगा? एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये प्रॉब्लम आया है, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक रहेगा भाई? पहले मेथड समझ ले, प्रोसेस समझ ले, फिर न्यूमेरिक डेटा के साथ इन सारी चीजों को अप्लाई करके भी देख लेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कैसे करेक्शंस निकालते हैं, कैसे करेक्शंस अप्लाई करते हैं। ऑल द पॉइंट विल बी क्लियर्ड। चलो ठीक है, करा देता हूं। नाउ लेट्स सी वन मोर मेथड। अगला जो मेथड है, ये सब लिख दिया मैंने। अगला जो मेथड है वो है बेटा ट्रांजिट मेथड। अब इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और इनका तरीका समझते हैं। इनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं और इनका तरीका समझते हैं। इन्होंने बोला कि ये मेथड जो है वो अप्लीकेबल होगा व्हेन एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। जब ट्रैवर्स सर्वे में, सर्वे वर्क में एंगुलर मेजरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज हैं एज कंपेयर टू द लीनियर मेजरमेंट, उस केस में आप ट्रांजिट मेथड को अप्लाई करिए। ठीक है, इनके नोटेशन समझ लो, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर कुछ नोटेशंस चेंज हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। ट्रांजिट मेथड में कुछ नोटेशंस चेंज हो रहे हैं। L1 तो तुम्हें पता ही था, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1। सिमिलरली D1 क्या था? इनकरेक्ट डिपार्चर, इनकरेक्ट डिपार्चर ऑफ लाइन 1। ये नोटेशंस तो पता ही है। अब EL जो पहले पता है वो लिख देता हूं। EL क्या था? टोटल एरर इन लैटिट्यूड। और ED क्या था? टोटल एरर इन डिपार्चर। इन सभी टर्म के साथ आप फैमिलियर हैं। मैं जानना चाह रहा हूं L1 डैश करेक्ट लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1 और D1 डैश करेक्ट डिपार्चर ऑफ लाइन 1, करेक्ट डिपार्चर ऑफ लाइन 1, ये हम जानना चाह रहे हैं। जो कि होगा L1 डैश विल बी इक्वल टू L1 प्लस CL1 और D1 डैश विल बी इक्वल टू D1 प्लस CD2। करेक्शंस को अप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस जो भी आएगा, प्लस माइनस जो भी आएगा करेक्शंस को अप्लाई कर देंगे। देखो ये टर्म क्लियर है सभी को? देखो ये टर्म सभी को क्लियर है, यस और नो? ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन? चेक करो बेटा, ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन। नोटेशंस में ऐसे ही दूसरे लाइन के लिए, तीसरे लाइन के लिए, चौथे लाइन के लिए, आपके ट्राइवर्स में जितनी भी लाइन है, हर लाइन के लिए हम टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं।
किसी भी एक लाइन के लिए भी अगर मुझे करेक्शन अप्लाई करना आ गया तो सेम मेथड से, सेम तरीके से मैं बाकी लाइंस के लिए भी करेक्शंस को अप्लाई कर सकता हूं। यस और नो? मैं बाकी लाइंस के लिए भी करेक्शन को अप्लाई कर सकता हूं। इसके अलावा दो टर्म और हैं यहां पे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो टर्म हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं अलग कलर से लिख देता हूं। एक है एल टी और एक है डी टी। एक है, यहां पर कहीं पे भी लेंथ की बात नहीं हो रही है, यहां पर कहीं पे भी, हाँ वन ही होगा लो, यहां पर कहीं भी लेंथ की बात नहीं हो रही है, किसी भी लाइन के लेंथ की बात नहीं करी आपने। देख लो, केवल लैटिट्यूड और डिपार्चर की बात हो रही है। जरा ध्यान से देखना, एल टी क्या लिखने जा रहा हूं, इट इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल इनकरेक्ट लैटिट्यूड। कर दिया भैया, कर दिया, वन कर दिया। ह्यूमन एरर, भावनाएं समझ गए ना, कर दिया कर दिया। dt is the sum of magnitude of all incorrect departure। जितने भी आपके पास लैटिट्यूड हैं, आपको पता है लैटिट्यूड में भी पॉजिटिव, लैटिट्यूड में भी निगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन। लैटिट्यूड में भी पॉजिटिव, लैटिट्यूड में भी निगेटिव। यस और नो? सिमिलरली, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द लाइन, डिपार्चर में भी पॉजिटिव, डिपार्चर में भी निगेटिव। आपका डिपार्चर पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका डिपार्चर निगेटिव भी हो सकता है। यस और नो? लेकिन ये जो टर्म डिफाइन किए गए, यहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड का समेशन ले रहे हैं। यहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड का समेशन ले रहे हैं। ये एल टी और डी टी को लेते समय, एल टी और डी टी को कैलकुलेट करते समय हम लैटिट्यूड और डिपार्चर्स के साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो क्लियर हो गया तो फिर आगे बात करें। कंफर्म कर दो अगर ये क्लियर हो गया हो तो फिर आगे बातचीत कर ली जाए। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर आगे बातचीत कर ली जाए। सभी लोग कंफर्म कर देंगे, टर्मिनोलॉजी क्लियर है। डोंट वरी, वी विल सॉल्व अ डिटेल्ड प्रॉब्लम, एक डिटेल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको मौका दूंगा, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा आज ही अगली क्लास में, ठीक है? पर जनरली बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में आते नहीं हैं। इन मेथड से रिलेटेड थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आप पढ़ रहे हैं वही कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बट अगर आपकी इच्छा है तो वी विल हैव अ कन्वेंशनल प्रॉब्लम ऑल्सो, डोंट वरी। बाई चांस अगर सवाल आ गया गेट 2025 में तो, अरे अभी नहीं आता ना, 25 में तो आ सकता है ना। हम्म, तो करेंगे, एक सवाल करेंगे। मुद्दा क्या था, हम निकालना चाह रहे थे करेक्शन। तो एज पर ट्रांजिट मेथड, एज पर ट्रांजिट मेथड TL1 जो होगा वो माइनस L1 अपॉन LT इंटू EL होगा। जिस समय बेटा आप ये रेशियो डिफाइन कर रहे होंगे, केवल और केवल इसके लिए मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करना है। LT में तो वैसे ही केवल मैग्नीट्यूड था, यहां पर जो पहला आपका लैटिट्यूड है उसका भी केवल मैग्नीट्यूड लेना है। ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली CD1 करेक्शन फॉर द डिपार्चर 1 विल बी इक्वल टू माइनस D1 अपॉन DT इंटू एरर इन डिपार्चर।
फिर से वही कहानी है, जिस समय आप ये रेशियो निकालेंगे उसके लिए हमेशा और हमेशा केवल और केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। ये रेशियो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा ट्रांजिट साहब ने बोला, ऐसा ट्रांजिट साहब ने बोला। तो मेरे लाल, क्या आप बता सकते हो करेक्टेड लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? L1 डैश विल बी इक्वल टू L1 प्लस माइनस सी L1, D1 डैश विल बी इक्वल टू D1 प्लस माइनस सी D1। सिमिलरली इसी तरीके से आप करेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन। जब सभी लाइंस के लैटिट्यूड और डिपार्चर की करेक्ट वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेंगे, अगर सभी लैटिट्यूड और डिपार्चर करेक्ट हैं तो उनका अलजेब्रिक समेशन 0 आएगा फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स। तो ये दो मेथड थे बेटा जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, जिनकी हेल्प से आप इस क्लोजिंग एरर को या एरर ऑफ क्लोजर को खत्म कर सकते हैं। तो ये करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1 हो गया, करेक्शन फॉर द डिपार्चर ऑफ लाइन 1 हो गया। तो करेक्टेड लैटिट्यूड निकाल दिए, करेक्टेड डिपार्चर निकाल दिए, तो फिर इसके बाद लिख सकते हैं फॉर क्लोज्ड ट्रैवर्स, क्लोज्ड ट्रैवर्स के लिए algebraic summation of all the correct latitudes should be equal to 0 and algebraic summation of all the correct departure should be equal to 0। अगर ऐसा है then there is no closing error, then there is no closing error। अगर ऐसा है तो यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी क्लोजिंग एरर नहीं होगा। तो आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्या है ये मेथड, क्या तरीका है करेक्शंस को फाइंड आउट करने का इन द बॉडीज मेथड एंड इन द ट्रांजिट मेथड? ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? चलिए तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले तो मैं मेरी वही इच्छा है कि क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया गया है कि आपने कोई एक सर्वे किया है जिसका डेटा कुछ आपको इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। तो आपको लाइन दिया गया है, लेंथ दिया गया है, बैक बियरिंग दी गई है हर लाइन की और 4 बियरिंग दी गई है। इतना डेटा दिया गया है। ए बी लाइन है, बी सी लाइन है, सी डी लाइन है और डी ए लाइन है। ठीक है, यहाँ पर 160 मीटर है, ये लेंथ मीटर में है, ये 190 मीटर है, ये 200 मीटर है और ये 180 मीटर है। बैक बियरिंग दे रखी गई है 46 डिग्री, ये आपको दे रखा गया 130 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन एज 220 डिग्री, नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन एज 320 डिग्री। 4 बियरिंग आपको दे रखा गया 226 डिग्री, 310 डिग्री। दिस वैल्यू इज गिवन एज 220 डिग्री, नहीं, दिस वैल्यू इज गिवन एज 40 डिग्री और ये वैल्यू आपको दे रखी गई है 140 डिग्री, 140 डिग्री। यहां पर सवाल में कुछ चीजें पूछी गई हैं। सवाल में आपसे पूछा गया क्या इस ट्रैवर्स में कोई क्लोजिंग एरर है? इज देयर एनी क्लोजिंग एरर? ये पहला सवाल है, क्या यहां पर कोई क्लोजिंग एरर है? सर बॉडीज मेथड में जो करेक्शन फॉर डिपार्चर है उसका फॉर्मूला चेक करके बता दो वो सही है या नहीं। सर बॉडीज हमने तो सही बताया है, हम गलत क्यों बताएंगे? सर बॉडीज मेथड में जो करेक्शन फॉर डिपार्चर है, करेक्शन फॉर डिपार्चर बॉडीज मेथड, बॉडीज मेथड में, बॉडीज मेथड में करेक्शन फॉर डिपार्चर जो हमने बताया है, करेक्शन फॉर डिपार्चर है जो बताया है, हाँ क्या गलत है इसमें? बॉडीज, सर बॉडीज मेथड में जो करेक्शन फॉर डिपार्चर है, करेक्शन फॉर डिपार्चर है, हाँ बिल्कुल है।
उसका फॉर्मूला चेक करके बता दो वो सही है या नहीं। वहाँ क्या गलत है इसमें? हम्म? सही लिखा है? कुछ गलत लग रहा है क्या? कुछ गलत लग रहा है क्या बेटा? बोलो। ये लिखा हुआ करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड, करेक्शन फॉर द डिपार्चर। चलें आगे, अगर हो गया हो, क्लियर है तो फिर आगे बातचीत करें। क्लियर है बेटा डिस्कशन? बोलो भाई, कंफर्म तो कर दो। क्लियर है? चलिए तो आते हैं सवाल में। सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है? सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इस सर्वे वर्क में क्या कोई क्लोजिंग एरर है, ये पता करिए। अगर है, इफ यस, तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फिर आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करिए, किसका? क्लोजिंग एरर का। और तीसरा पार्ट है अप्लाई करेक्शंस एज पर बॉडिच एंड ट्रांजिट मेथड। दोनों मेथड की हेल्प से उस क्लोजिंग एरर को निपटाइए। क्या डाउट है बेटा सिमरन? सर यहाँ एल ही आएगा, कंफ्यूजन थी कि डी तो नहीं आएगा। अच्छा, अभी जो भी थी कंफ्यूजन क्लियर हो गई ना? जो भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया ना? ये सवाल है, एक कन्वेंशनल प्रॉब्लम है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी आप लोग के पास बहुत कमी है। तो पहले ही बता दे रहा हूं, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और वो चीज आपके पास बहुत कम रहती है जनरली। बताओ कौन सी चीज? बताओ मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? बताओ देखें। बताओ भाई। नहीं, दिमाग दिमाग बहुत है तुम्हारे पास। ये तो गलत फहमी, जिनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग कम है, ये तो बिल्कुल असंभव चीज है। दिमाग बहुत है। बिल्कुल सही। किसी एक बच्चे ने लिखा पेशेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं धैर्य। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धैर्य। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए हमको कम से कम 45 मिनट तक कि हम धैर्य में रहें, तब ये सवाल सॉल्व होगा। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल टेक नियरली 40 to 45 मिनट। नियरली 40 to 45 मिनट। और 40 to 45 मिनट तक एक ही सवाल पे हम लगे रहें, एक ही सवाल पे हम लगे रहें, तो इसके लिए चाहिए हमें धैर्य। और जनरली एज ए स्टूडेंट, हमें, हमारे अंदर एक कमी होती है, वो होती है पेशेंस की, वो होती है धैर्य की। हमें तुरंत तुरंत आउटपुट चाहिए। हम्म, तो है धैर्य? धैर्य है तो बताओ फिर सवाल कोशिश भी करी जाए, नहीं तो अगला टॉपिक शुरू करेंगे फिर अगली क्लास में। चलो ट्राई करिएगा इस सवाल को। एवरीवन डू ट्राई दिस प्रॉब्लम। अगली क्लास में कैलकुलेटर के साथ रेडी रहना, और हम लोग पूरे धैर्य को डेवलप करेंगे आज धीमे धीमे। हाँ, और इस सवाल को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, और अप्लाई करके देखेंगे बॉडिच मेथड, अप्लाई करके देखेंगे ट्रांजिट मेथड, क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमने अप्लाई किया है वो सही है या गलत है। ठीक है? तो बट मैं चाहता हूं कि ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम इस सवाल को सभी लोग ट्राई जरूर करें, इस सवाल को समझने की कोशिश जरूर करें।
इसीलिए मैंने इसी क्लास में आपको सवाल प्रोवाइड कर दिया है, डेटा प्रोवाइड कर दिया गया, सो दैट यू कैन ऑल कैन इजिली अटेम्प्ट। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगले टॉपिक की हम लोग बातचीत करेंगे और वो होने वाला है लेवलिंग। तो लेवलिंग भी आपके सर्वेइंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं। हर एग्जाम में जहां जहां पे भी सर्वेइंग आता है, लेवलिंग वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेवलिंग से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वी विल इंटर टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज गोइंग टू बी द लेवलिंग। ठीक है, तो अभी इस क्लास का डिस्कशन मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो मिलते हैं एज यूजुअल 9:30 पे। ठीक है, we will connect again at 9:30 for the further discussion, but do attempt this question। इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। एंड एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आते ही हम लोग इसका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इफ़ इन केस अगर आप लेट क्लास को ज्वाइन करोगे तो फिर समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो तकलीफ ना हो उसको अवॉइड करने के लिए डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। Okay, so this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.